गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है और इससे बहुत से ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं जो सामान्यतः लोगों को नहीं आते हैं। तो हम आज आपको समझाने जा रहे हैं केंद्र राज्य संबंध। पहले हम संक्षेप में थोड़ी सी भूमिका बताते हैं और उसमें बताते हैं कि केंद्र राज्य संबंध में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक समझते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए, पहले एक कॉन्सेप्ट जो जनरली पूछा गया है, इसका मतलब क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध क्या है। ठीक है, तो एक व्यवस्था होती है जिसे हम कहते हैं संघात्मक सरकार या संघवाद, और इसकी मेन फीचर होता है कि दो स्तर पर सरकार होगी, दो स्तर। और दो स्तर पर सरकार यहाँ कौन कौन सी है? अगर हमारे भी संविधान में है, केंद्र के स्तर पर एक सरकार है और एक क्या है, राज्य के स्तर पर सरकार है। उनके बीच में क्या संबंध है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा है कि क्या संविधान में कहीं केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है? केंद्र सरकार, तो ये शब्द कहीं भी संविधान में प्रयुक्त नहीं हुआ है। बात समझ? तो क्या यूज हुआ है? इसकी जगह पर यूज किया गया है संघ सरकार शब्द। संविधान में हर जगह हमने जो यूज किया है शब्द या प्रयोग किया है, वो क्या किया है? संघ सरकार। जिसे हम बताएं आपको, हमने एक आर्टिकल 1 हम पढ़ते हैं, उससे भूमिका यहां बन जाएगी क्योंकि हमें इसे पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 में 3 क्लॉज होती है, 1 क्लॉज 1, 1 क्लॉज 2 और 1 क्लॉज 3। इस आर्टिकल 1 में पहली क्लॉज कहती है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। और ये जो संघ शब्द है, ये बताता है कि भारत में सरकार की पद्धति कैसी है, मीन्स संघात्मक पद्धति है, और संघ शब्द ही यूज हुआ। दूसरी क्लॉज कहती है कि पहली जो अनुसूची है उसमें जो क्षेत्र निर्दिष्ट किए गए हैं वो हर राज्य की बाउंड्री होंगी या सीमाएं होंगी। तो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र की बात करता है। और तीसरी में कहता है भारत के राज्य क्षेत्र, क्या कहता है? राज्य क्षेत्र। और इसे डिफाइन किया गया है कि 3 चीजें इसमें आते हैं, सभी राज्य आते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेश या यूटी आते हैं, और अधिग्रहित क्षेत्र जो भविष्य में हम लोग एक्वायर करेंगे, जैसे हमने एक्वायर किए हैं, गोवा किया, दमन द्वीप किया, वो सभी क्षेत्र इसमें आते हैं। मैं केवल उसे समझा रहा हूं, ये इसका हिस्सा नहीं। यहां से समझिए कि केंद्र सरकार शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख किया गया है? संघ सरकार शब्द। ये समझने वाला टॉपिक। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि इसका मतलब संबंध कैसे। जब केंद्र सरकार यूज किया जाता है, तो केंद्र सरकार का मीन्स ये है कि जो संघात्मक संबंध हमारे हैं वो केंद्राभिमुख हैं। केंद्राभिमुख मीन्स क्या? उनका झुकाव केंद्र की ओर ज्यादा है, केंद्र सशक्त है। इसका मीन्स क्या है कि जो संबंध हम राज्य और केंद्र में पढ़ेंगे उनमें झुकाव किसकी ओर है? केंद्र की ओर। तो ये भूमिका है इसकी कि केंद्र सरकार का मीन क्यों यहाँ पर संघ सरकार की जगह केंद्र सरकार सामान्यतः प्रचलन में शब्द यूज किया जाता है, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, दोनों जगह पर इसी शब्द का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो ये बात यहाँ समझने वाली। अब हम समझाते हैं इसमें हमें कौन कौन से संबंध पढ़ने। मैंने बताया आपको कि संघवाद में 2 स्तर की सरकार होती है, ये संक्षेप में। एक मैंने बताया कि केंद्र के स्तर पर होती है और एक बताया राज्य के स्तर पर होती है। इनके बीच में 4 संबंध हमें पढ़ने। एक विधायी संबंध कैसे हैं, दूसरे प्रशासनिक संबंध कैसे हैं, तीसरे वित्तीय संबंध हमें देखने हैं, और चौथे हम देखें तो न्यायिक संबंध देखने हैं। यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में जाओगे तो वहां भी संघात्मक सरकार है और ये चारों संबंधों को बड़ा स्पष्ट किया गया है वहां पर।
लेकिन भारत में हम देखें तो एकीकृत न्यायपालिका है, जो हम पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, एकीकृत न्यायपालिका या इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम हम कहते हैं, जिसकी वजह से हमें न्यायिक संबंध पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। किस लिए? क्योंकि राज्य के वहां पर कोई विशेष अधिकार है नहीं, हायरार्की है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमें पता हाई कोर्ट मिलता है यहाँ पर, और उसके नीचे हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट मिलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, जो कि पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां हमें केवल 3 संबंध पढ़ने हैं, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। बात समझ रहे? तो हम स्टार्ट करेंगे आपको। तो अब हम बताते हैं इनका संवैधानिक प्रोविजन, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने भूमिका दी है। अब हम दूसरा टॉपिक इसमें डिस्कस करते हैं संबंधों में, संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान मैंने बताया कि हमें 3 संबंध पढ़ने हैं। इसके जो 3 संबंध हैं, संविधान के भाग 11 और भाग 12 2 जगह दिए गए हैं। भाग 11 में भी दिए गए हैं और 12 में। तो 11 में इसमें 2 अध्याय हैं। पहले एक जगह पर दिए गए विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है केंद्र और राज्य के बीच में। दूसरे में प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है। इनके बारे में अगर पूछा जाए तो ये आर्टिकल 245 से 255 तक हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो हैं वो 256 से शुरू होकर 263 तक देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर वित्तीय संबंध हमें देखने को मिलेंगे भाग 12 में, जहाँ पर हम कहेंगे कि अनुच्छेद 268 से 293 तक देखने को मिलेंगे। तो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2 भागों में है, एक भाग 11 संविधान के और एक भाग 12। अगर केंद्र राज्य संबंध पूछा जाए विधायी और प्रशासनिक किस भाग में है, तो उत्तर हमारा क्या होगा? भाग 11। और अगर वित्तीय संबंध पूछा जाए तो हमारा उत्तर क्या होगा? भाग 12। बात समझ पा रहे? ये इनका संवैधानिक प्रोविजन। ठीक, टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहां तक की बात क्लियर। अब हम पहला टॉपिक ले रहे हैं विधायी संबंध क्या है, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहीं से पूछे भी गए, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। ठीक है, वहां तक। और फिर उसके बाद इसकी आयोग और कमेटियों से क्वेश्चंस बने हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग हेडिंग बनाते हैं विधायी संबंध। विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन। ध्यान से सुनिए, मैंने अभी आपको बताया अगर पूछा जाए ये कहां पर है तो भाग 11 में। दूसरा क्या हमने बताया, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 245 से लेकर 255 तक है ना। तो हम आर्टिकल्स के माध्यम से ही डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल क्या कह रहा है? 245 की क्लॉज 1 समझना है और क्लॉज 2 समझना। ठीक, इसमें इसने ये कहा है कि संसद को ये अधिकार है और विधानमंडल को ये अधिकार है, ध्यान से समझिए, कि संसद को ये अधिकार है वो पूरे भारत या भारत के किसी भाग के लिए विधि बना सकता है, समझे। अब विधानमंडल को यह अधिकार है कि वो पूरे राज्य या राज्य के किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। बात समझ? तो ये किस में लिखा गया है? 245 क्लॉज 1। और क्लॉज 2 में यही सीधा ये कह दिया, 245 के ही क्या कहा कि भारत की जो संसद है वो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी विधि बना सकती है। मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर रहकर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए भी दंड कानून हम बना सकते हैं। और देखिए हमारे यहाँ ये प्रोविजन भी है, आईपीसी सुना होगा आपने, इंडियन पेनल कोड। इसके सेक्शन अगर आपसे कोई पूछे 3 और 4 में क्या है, तो भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है उसे दंडित करने के लिए प्रोविजन। बात समझ? तो कहने का मतलब है आर्टिकल 45 में क्या है कि संसद को और विधानमंडल को पावर दी गई है कि वो पूरे भारत या भारत के किसी भाग के लिए विधि, विधानमंडल किसी राज्य या राज्य के किसी भाग के लिए विधि। और इसी में क्लॉज 2 में कह दिया है कि संसद को यह भी पावर है कि वो भारत के बाहर यानी भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है उसे भी दंडित करने के लिए कानून क्या कर सकती है? बना सकती है। समझने वाली बात है। ये सामान्यतः कानून लागू नहीं होते हैं, परिणामता इनके शून्य होते हैं, लेकिन हर संप्रभु राज्य की विधानमंडल
ऐसे कानून बना सकती है। कोई हमारे देश के पास ही ऐसी पावर नहीं है। जितने संप्रभु देश हैं वो सभी की जो विधानमंडल है, लेजिस्लेटिव है, वो ऐसे कानूनों को बना सकती है। बात समझ में? तो आर्टिकल 245 दोनों क्लॉजें क्या आपको समझ में आ रही है? लेकिन इन पर बड़े प्रतिबंध लगाए गए। ऐसा नहीं है कि संसद विधानमंडल को संप्रभु बना दिया गया, तुम पूरे भारत और राज्य के लिए जब चाहो मुंह उठा के क्या वो कर दो, कानून बना दो, ऐसा नहीं कहा। ठीक है, तो इन पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वहां से क्वेश्चन मेंस में बना है, तो हम वो आपको समझाते हैं कि कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझें। जैसे पहला रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, कहा गया कि 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची, प्रतिबंध डालकर आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं कि कहां कहां प्रतिबंध लगाए गए। पहला है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में आपने पढ़ा होगा कि 3 सूचियां दी गई हैं। 3 क्या दी गई हैं? सूचियां। देखिए ये भी एक क्लासिफिकेशन है, और इसमें पहली सूची क्या दी गई है? संघ सूची। और इस दूसरी क्या दी गई है? राज्य सूची। और तीसरी आपने सुना होगा समवर्ती सूची है, इसे हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और इसे कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि कहा कि इस पर केवल संसद कानून, मतलब केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो देखिए संसद को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि नहीं, सामान्य परिस्थितियों में वो राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकते। प्रतिबंध का मतलब समझ पा रहे हो? और राज्यों के विधानमंडल को कहा कि तुम राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हो, और समवर्ती पे कहा कि दोनों लोग बनाओगे। लेकिन अगर विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा तो उसके लिए सिद्धांत दिए गए। सबसे पहला सिद्धांत जो उसमें दिया गया, संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत। दूसरे व्यापकता का सिद्धांत, समन्वयकारी सिद्धांत, अनुसंगी सिद्धांत, अधिकारिता सिद्धांत, कई प्रिंसिपल्स दिए गए, और उनके आधार पर क्या लगा दिया गया है? रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगाए गए। तो बात समझ पा रहे हैं कि इन पे बड़े प्रतिबंध लगाए गए। ठीक, दूसरा देखिए क्या प्रतिबंध लगाएगा कि तो सूचियों के आधार पर। फिर आपको मैंने पीछे ये चीजें पढ़ाई हैं कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 अगर याद हो किसी को, इसमें एक शब्द दिया गया था विधि, और ये कहा गया कि कोई विधि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो वो उस मात्रा तक शून्य होगी। यानी संसद कानून कुछ भी बना रही है, लेकिन अगर वो विधि का क्या कर रही है? हनन कर रही, फंडामेंटल राइट का हनन कर रही वो विधि, तो वो उस, या विधानमंडल बना रहा है, वो उस मात्रा तक क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। फिर अगर आपने सुना हो या पढ़ा हो, पीछे मैंने डिस्कस किया है केशवानंद मामला। केशवानंद मामले में कहा कि संसद कानून चाहे जहां चाहे संशोधन कर दे, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। कहा कि नहीं कहा? इसमें ये भी हमने पढ़ा है आपको। तो मूल ढांचे में संशोधन नहीं करेगी। तो कहने का मतलब, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सिद्ध करो या बताओ कि कैसे संसद संप्रभु नहीं है, ये प्रतिबंध बताने होते हैं वहां, रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो वो अगर हो सकता है आर्टिकल 245 का स्टेटमेंट लिख के कह दें कि भारत, पूरे भारत के लिए कहीं भी कोई भी कानून संसद बना सकती है, तुम कहोगे नहीं, ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, इन परिस्थितियों में कानून बना नहीं सकती। अभी तो और भी बहुत से हैं, देखिए और क्या है। केशवानंद हो गया, आर्टिकल 13 हो गया, सूचियों पर प्रतिबंध हो गया। उसके बाद आपने ऐसे सुना होगा, एक आर्टिकल हम आपको डिस्कस करेंगे पीछे जब यूनियन टेरिटरी पढ़ाएंगे। आर्टिकल 240 में प्रोविजन है कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनमें आपको पता है 3 स्टेट ऐसे हैं जहां विधान सभाएं हैं, है ना। इन्हें छोड़कर अन्य किसी के लिए भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? नियम या आदेश बना सकता, जारी कर सकता है। मीन संसद की पावर नहीं रही। बात समझ रहे? और आपने सुना हो 5th शेड्यूल में जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हैं, उनके लिए भी कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। 6th शेड्यूल अगर आपने सुना हो कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके लिए भी कौन बना रहा है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को पावर दी गई। तो कहने का मतलब है बहुत से रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो आर्टिकल 245 समझ में आ रहा, उसमें सामान्य बेसिस में तो यही लिखा गया है कि संसद और विधानमंडल पूरे भारत या राज्य के लिए विधि बना सकती हैं, लेकिन उस पर बहुत से प्रतिबंध हैं। बात समझ में आ रही? अब अगला जो हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं, इसमें आर्टिकल 246 होगा, क्योंकि 245 से 255 तक विधायी संबंध है। 246 में देखिए क्या दिया गया, आर्टिकल 246
इसमें सूचियां दी गई हैं, सूची वही जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। इसके कुछ फैक्चुअल डेटा पूछे जाते हैं। 3 सूचियां सामान्यतः हमारे यहाँ होती हैं। एक आपने देखा होगा संघ सूची, और दूसरी कौन सी, राज्य सूची, और कौन सी बताया हमने, संवर्ती सूची। पहले हम फैक्चुअल क्लियर कर देते फिर कॉन्सेप्चुअल। इसमें आपको पता ही है कि संसद कानून बनाती है, इनमें विधानमंडल बनाता है, या हम कहें विधानसभाएं बनाती हैं, ठीक। और यहां पर अगर हम देखें तो दोनों बनाते, राज्य विधानमंडल डाल दें, यहां पर संसद भी बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं। इनमें विषयों की संख्या पूछी जाती है। पहले यही समझ लिए इसमें कौन से विषय होंगे, तो सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे, राष्ट्रीय महत्व के, और इसमें स्थानीय महत्व के विषय होंगे। इस राष्ट्रीय महत्व के कौन, जैसे आपको पता रक्षा होगा ये, या हम कहें बैंक भी क्या है, इकोनॉमी है या नहीं, या हम जितनी भी चीजें हम कहें कि आपको पता है हमारी सेनाएं हैं, बैंक हैं, या हम बहुत सी ऐसी चीजें ले लें, स्मारक भी वगैरह इसी में आ जाते हैं, या समाचार पत्रों का भी इसी में आ जाता है जो वो होता है। तो जितने भी राष्ट्रीय महत्व के विषय आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, इसी में आएंगे। स्थानीय महत्व में क्या, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, कृषि, ये सब किस कैसे स्थानीय महत्व विषय इसके पूछे जाते हैं पेपर में, समझ। अब हम संख्या भी क्लियर करते हैं, फिर हम उस पर आते हैं जिससे पूछे जाते हैं। इसमें मौलिक रूप से केवल 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें विषय जो है वो 100 है। लेकिन आज भी जैसे लिस्ट जो तैयार है उसमें संख्या 97 तक की ही है। जो जोड़े गए हैं वो क्लॉज के फॉर्म में जोड़े गए, बात समझ रहे हैं। इसमें मौलिक रूप से 66 विषय थे, अब 61 हैं। राज्य सूची मौलिक रूप से कितने विषय थे, 66। इसमें 5 कम हो गए हैं, वर्तमान में कितने हैं, 61। ये वर्तमान है, इसमें भी ये वर्तमान है, बात समझ। इसमें 47 ही विषय थे, और आज जो है वो इसमें 52 विषय हैं। पूछा जाता है कि 5 विषय नए कौन से जोड़े गए, अक्सर क्वेश्चन वहीं से। पहले तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए, और राज्य सूची से उठाकर वो विषय कहां डाल दिए गए, संवर्ती सूची। एक विषय बहुत बार पूछा गया है जिसका नाम है शिक्षा। पहला विषय कौन जोड़ा गया, शिक्षा। शिक्षा किस सूची का विषय है, संवर्ती सूची। दूसरा विषय बहुत बार पूछा गया है वन, और तीसरा विषय पूछा गया है वन्य जीवों का और पक्षियों का संरक्षण। चौथा विषय जो है वो माप तौल, और 5वां विषय है न्यायिक, न्यायालयों में जो नियुक्ति वगैरह होती हैं उनके बारे में, या न्यायिक शक्तियां वगैरह जो निरीक्षण वगैरह छोटे होते हैं उनकी पावर्स को दिया। तो ये 5 विषय हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें सम्मिलित कर दी। संवर्ती सूची, संवर्ती सूची में ही जनगणना आता है, संवर्ती सूची में ही सुरक्षा आता है, सामाजिक आता है, भ्रमण आता है। संवर्ती सूची के विषय अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में। तो संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं वो हमें याद रखने होते हैं। संवर्ती सूची में ही दंड संहिता आती है, आईपीसी। संवर्ती सूची में ही सिविल प्रक्रिया संहिता आती है, बात समझ रहे। ये सब विषय किसमें आते हैं, संवर्ती सूची। तो आपको हमने क्या क्या यहां पर बताई, इन पर कानून कौन बना सकता है, ये बातें स्पष्ट हो गई आपको। और दूसरा किसमें कितने विषय हैं ये समझ में आ गया। अब उसके बाद ये कहा कि जो विषय मान लो इन तीनों में नहीं है वो विषय किसके पास होंगे, उसके लिए एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें का नाम है 248। उसे कहा गया अवशिष्ट शक्तियां। सामान्यतः कहा जाता है केंद्र के पास होंगी, मतलब इन पर कानून संसद बनाएगी। क्या कहा जाता है, केंद्र के पास होंगी तो कानून कौन बनाता है। अब अवशिष्ट शक्तियों में इसे रेजिडुअल पावर बोलते हैं। इनमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वे सभी सब्जेक्ट जो ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है और ना संवर्ती सूची। जैसे जब हमारा संविधान बनाया गया तब ये नहीं सोच पाया गया कि कभी साइबर जैसा सब्जेक्ट भी बहुत अहम सब्जेक्ट हो जाएगा, बस समझ।
स्पेस जैसा सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, बहुत अहम सब्जेक्ट हो जाएगा। ये नए नए टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं उनके विषय, या कुछ नया कर, जैसे सेवा कर, नहीं पता था कि इतनी सेवा लोग लेने लगेंगे, उनसे टैक्स लेने लगे, तो संशोधन किया गया अपशिष्ट में और कैसे कैसे लेकर आए गए। तो हम क्या समझाना चाहते हैं, अपशिष्ट में वे विषय हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं। और कौन कानून बनाता है, संसद बनाता है, ठीक है। और आपको पता हो 1935 के अधिनियम में बताइएगा अच्छा इसमें कि किसके पास अपशिष्ट शक्तियां रखी गई थी, ठीक। 1935 के अधिनियम में भी अपशिष्ट शक्तियों का जिक्र था, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग कि किसमें रखी गई थी, या किसे पावर दी गई थी अपशिष्ट शक्तियों की, रिजिडुअल पावर की, ठीक है। तो बात समझ पा रहे हैं, 248 यहां तक हो गए। अब समझाते हैं आपको, एक आर्टिकल आपने सुना होगा 249, इसमें राज्यसभा को यह पावर दी गई है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर वो कोई प्रस्ताव पारित कर देते हैं और कहते हैं कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसे मिल जाती है, संसद को मिल जाती है। हम समझा रहे हैं, इस पर फोकस करिए। आर्टिकल 249 क्या कह रहा है कि अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान, कुल का हम बात नहीं करें, उपस्थित और मतदान के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे, सिंपल सा, और कह दे कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो उस पर कौन कानून बनाएगा, आप संसद बनाएगा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सिंपल सा 2/3 बहुमत चाहिए होगा, उपस्थित और मतदान का। मान लीजिए राज्यसभा में कोरम 10, आपको पता है कि 10% 1/10 का होता है, 25 लोग वहां पहुंचे और उसका 2/3 उन्होंने पारित कर दिया उपस्थित और मतदान का। या 30 लोग पहुंचे और मान लीजिए 30 लोगों में 2/3 कितना हो गया, केवल 20 लोग इस प्रस्ताव को पारित करके और कानून बनवा सकते हैं। मतलब बहुत इजीली राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बना सकते हैं। बात समझ पाते? तो ये कौन कह रहा है, 249 में। अब 250 देखते हैं। अगर अच्छा एक चीज और समझिएगा, इसी में 249 को थोड़ा और डिटेल में बता दें, जिससे आपका थोड़ा और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो जाए। इसके तहत कोई कानून बन जाए, वो कानून 1 वर्ष तक ही लागू रहता है, केवल 1 वर्ष करके संसद चाहे जितना बढ़ा ले, इसकी वैलिडिटी केवल कितनी रहती है, 1 वर्ष। बात समझ। और अगर ये मान लीजिए कि वहां पर समय समाप्त हो गया, तो 6 माह से अधिक ये इंप्लीमेंट नहीं रहेगा। मतलब 6 माह के बाद ये कानून क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझ। अब हम बात करते हैं 250, आर्टिकल 250। इसमें कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपात लगा है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो जाए, तो उस दौरान संसद को यह पावर है कि वो क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। समझ। और याद रखेंगे इस तरीके का कानून, आपको पता है हर 6 माह पर राष्ट्रीय आपात ही अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो कानून भी अगर आपको पता है जैसे जो बना है वो 6 माह से ज्यादा नहीं चलेगा, जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो ये बात भी यहां पर याद रखने वाली। तो 250 कब है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान की बात। अब हम बात करते हैं इसमें अगला जो आर्टिकल है वो सिंपल है 252, आर्टिकल 252। एक कीवर्ड हम याद रखते हैं, अनुरोध। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य ये रिक्वेस्ट करें तुम हमारे लिए कानून बनाओ, तो संसद क्या कर सकती है, इनके लिए कानून बना सकती है। इसमें कुछ बातें ध्यान रखेंगे। मान लीजिए जिन राज्यों ने रिक्वेस्ट की है ये कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होंगे, अन्य शेष राज्यों पर इन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई राज्य इच्छुक ही हो जाए कि हम आपका कानून लागू करना चाहते हैं, तो अपने विधानमंडल में सिंपल सा प्रस्ताव पारित करेगा और वो कानून उसके राज्य में भी क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और इन कानूनों में संशोधन करना हो या इन्हें समाप्त करना हो तो वो संसद ही कर सकती है, कोई राज्य नहीं कर सकता। बात समझ। ऐसे कानून बहुत से हैं हमारे यहाँ। आपने अगर सुना हो वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972, वो ऐसे ही अनुरोध पर बनाया गया कानून है। बात समझ।
तो ये 252 में है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करते हैं तो। और एक बात याद रखें, मैंने क्या बताया कि इन्हें संसद ही इनमें संशोधन और वो कर सकती है, और ये जब तक निरसित नहीं किए जाएंगे तब तक इंप्लीमेंट रहेंगे, इन्हें समाप्त करना पड़ेगा। अब एक आर्टिकल और जो पूछा जाता है 253, ये समझने वाला। मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री गए और कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता या कोई नियम वहां पर समझौता करके संधि वगैरह करके आए, उसके लिए जो निर्देश दिए जाएंगे वो राज्यों को, चाहे राज्य सूची के विषय को प्रभावित कर रहे हों, उस पर कानून संसद बनाएगी और वो राज्य को लागू करने पड़ेंगे। यानी 253 कहता है अंतरराष्ट्रीय करार या संधि को इंप्लीमेंट करने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून क्या कर सकती है, बना सकती है। बात समझ रहे? अब 254 बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिससे यूपीएससी ने क्वेश्चंस भी पूछा। 254 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर संसद का कानून वर्सेस विधानमंडल के कानून की स्थिति बन जाए, इन विषयों पर ध्यान से समझिएगा, संघ सूची का विषय हो और चाहे राज्य सूची का विषय हो, इन परिस्थितियों में संसद संघ को सर्वोच्च माना गया तो राज्य विधानमंडल को न्यायालय शून्य घोषित कर देगा और संसद के कानून को वरीयता दे देगा। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन समवर्ती सूची का अगर विषय हो, किसका विषय हो? समवर्ती सूची का, और मान लीजिए ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजेगा और अगर राष्ट्रपति ने उस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी, वो संसद के विधि के विरुद्ध होने के बावजूद भी कानून प्रभावी बना रहे। समझ पाए? संघ सूची राज्य सूची का विषय है तो संसद के कानून को वरीयता दे दी जाएगी। लेकिन अगर समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना है और वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया गया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, संसद के कानून के विरुद्ध होने के बावजूद भी वो प्रभावी बना रहे। बात क्लियर? यहां तक विधायी संबंध ये है इनके, किसके? राज्य और केंद्र। आप देख रहे हैं लगभग मैक्सिमम जगह पर किसने कब्जा कर रखा है? संसद ने कब्जा कर रखा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे। तो संक्षेप में अगर हम आपको कहें तो हमने क्या बताया है आपको कि 245 से लेकर 255 तक क्या है? विधायी संबंध। 245 समझ आया, 46 समझ आया, 48 समझ आया, 50, 52 और 53 और 54, ये आपके क्या है? राज्यों के साथ विधायी संबंध। ठीक, हम लोग अब समझते हैं इसमें राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान देखिए, हमें पता है कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है? आर्टिकल 356। और 357 में यह बात बोली गई है कि केंद्र जो है राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की मतलब चीज को बर्खास्त कर सकता है, कार्यपालिका को। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास सभी पावर्स आ जाएंगी विधायी, या विधानमंडल बर्खास्त हो जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान भी संसद को पावर मिल जाती है कि वो उनकी सभी पर कानून क्या कर सकती है? बना सकती है। एक और छोटा सा टॉपिक इसमें है कि अगर केंद्र चाहे तो किसी को राष्ट्रीय महत्व का संस्था घोषित कर दे, राष्ट्रीय महत्व की संस्था। अगर उसने राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दी है तो वो भला ही राज्य सूची का विषय हो, उस पर भी संसद कानून बनाए और संसद घोषित कर सकती है। बात समझिए। फिर उसके बाद आप कुछ आर्टिकल्स हैं जो पूछे गए हैं। अनुच्छेद 200 में ये कहा जाता है कोई भी विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, और 201 में ये कहा गया है कि उस पर राष्ट्रपति जेबी वीटो यूज कर सकता है या निषेध वीटो यूज कर सकता है। इसका मतलब उस विधेयक पर पूर्ण पावर राष्ट्रपति को हो जाता है। बस समझ गए। फिर एक आपने और आर्टिकल ये पूछा गया है कि 304 आर्टिकल में क्या है? अंतरराज्यीय व्यापार है। अंतरराज्यीय व्यापार जो राज्यों के बीच में, जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में व्यापार, बिहार और उसके बीच में, ऐसा कोई विधेयक लाए तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लाएगा। और यह हम कहें कि ऐसे कोई भी विधि वो उसमें कोई बड़ा संशोधन वगैरह ऐसा नहीं कर सकते या उन्हें प्रतिबंधित नहीं कर सकते बिना अनुमति के राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस पर भी इनकी पावर्स हो जाती है। इसी तरीके से आपने ये सुना हो कि आर्टिकल 360 जो है, जब वित्तीय आपात लगता है तो उस दौरान पावर भी किसके पास आ जाती है? संसद के पास आ जाती है।
तो ये आर्टिकल्स, फिर कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए, आपने पढ़े हुए आर्टिकल 2 और 3। इनमें क्या है कि आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, इस पर पूर्ण पावर संसद को है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। 3 में कहता है राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, इस पर भी पावर किसे है? संसद को। इसी तरीके से आपने सुना हो आर्टिकल 11, नागरिकता के समाप्त करना, उसे विधि बनाना, ये सब पावर संसद को दी गई। बात समझ रहे? नागरिकता की समाप्ति या उसे सृजित करने से रिलेटेड पावर किसे दी गई? संसद को। इसी तरीके से एक आर्टिकल और पूछा जाता है, आर्टिकल 105। संसद के पास ये पावर है कि वो सांसदों के विशेषाधिकार को सुनिश्चित करे कि कौन कौन से उसे विशेषाधिकार दिए। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल के पास पावर है आर्टिकल 194 में कि वो विधायकों के विशेषाधिकारों को सुनिश्चित करें। यहां पर किसके हैं? सांसदों को, और यहां किसके हैं? विधायकों। इसी तरीके से एक आर्टिकल पूछा जाता है आर्टिकल 169, जिसमें कहा गया है कि विधान परिषद को सृजित करना या समाप्त करने की पूरी पावर संसद को है। बस समझ। तो ओवरऑल हम कहें कि कुछ आर्टिकल्स जो और हैं जिन्हें संसद को सशक्त बनाते हैं, आर्टिकल 2, 3, आर्टिकल 11, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194, या आर्टिकल हमने 200 बताया, 201 बताया, 304 बताया, 360 बताया, ये आर्टिकल भी हैं किसे सामान्यतः सशक्त बनाते हैं? संसद को बनाते हैं। तो मैंने स्टार्ट जब किया था तो मैंने एक टॉपिक आपको बताया कि इसे सामान्यतः केंद्र सरकार क्यों कहा जाता। उसका तात्पर्य है केंद्राभिमुख, मतलब हमारे यहाँ सामान्यता केंद्र ज्यादा सशक्त है, और ये कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से लिया है। लेकिन जब अमेरिका के संघात्मक व्यवस्था को हम देखते हैं तब हम देखते हैं राज्य और केंद्र को क्या पावर में सेपरेशन है, इक्वल पावर मिली है, वहां पर सभी शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण है, या हम कहें कि एकदम ठीक से सेपरेट की गई हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में तो राज्यों को कुछ पावर दी गई है, और विशेष परिस्थितियों में राज्य के पास कोई पावर रहती नहीं। तो ये हैं आपके विधायी संबंध। बात समझ। अब हम आगे आपको समझाएंगे प्रशासनिक संबंध क्या है केंद्र राज्यों के बीच। ठीक।